नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अनअकैडमी परिवार के माध्यम से आप सभी का अपने दिल में स्वागत करता हूं। मैं निखिल गोयल आप सभी की एक प्रकार से मदद करने के लिए यहां पर बना हूं। एसएससी जेईई एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले 20 साल के पेपर को एनालाइज करके आप लोगों के लिए मैं 60 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को बहुत मददगार साबित करेंगे। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों के कुछ ऐसे कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छी रैंक आ सकेगी। तो 60 शॉर्ट टॉपिक सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। एसएससी एग्जाम तक मैं ये 60 टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। इस सीरीज को खुद भी देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और इस सीरीज का पूरा लाभ उठाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी टॉपिक मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूं वो जनरली सारे के सारे मेरे प्लस कोर्स के टॉपिक हैं। मेरे प्लस कोर्स में मैं वो अक्सर पढ़ाया करता हूं और उसी शिद्दत के साथ, वही एनर्जी के साथ, वही कंटेंट आप लोगों को भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अनअकैडमी के परिवार पर मेरी तरफ से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोग मेरे प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे अपने आने वाले भारत में होने वाले किसी भी जेईई एग्जाम की या एई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते टाइम आप लोगों को ये कोड यूज करना है। ये कोड है आप लोगों का NG लाइव। इस कोड के माध्यम से आप डायरेक्टली मेरे प्लस कोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, जितनी भी आप लोगों की प्लस कोर्स की कॉस्ट होती है, उस प्लस कोर्स की कॉस्ट में आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्काउंट अवेल करवाने के लिए मुझसे अपनी जेईई की टेक्निकल और मेरी टीम से नॉन टेक्निकल तैयारी करने के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज NG लाइव कोड। सर, प्लस कोर्स के आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स अवेल करवाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। हर लेक्चर की PDF आप लोगों को मिलती है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कितनी मर्जी बारी किसी भी लेक्चर को लाइव ड्यूरेशन से लेकर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है आप लोगों को, और उस टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को यह जानने को मिलता है कि आप लोगों को कहां पर लाए करना है और कहां पर अभी आप लेवल में हैं। तो बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, लाइव ऑन लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे फीचर आप लोगों को कब अवेल होते हैं? जब आप NG लाइव कोड का यूज करते हैं। Next topic is defined as the air pollution. Now everybody know what do you mean by the air pollution? Do you know what do you mean by the air pollution? I want 3 definitions. 3 बच्चे मुझे definition लिख के देंगे एयर पोल्यूशन की, तो मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से मुझे बताएंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी मुझे बताएंगे। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन टूरिस्ट भाई, डेफिनेशन थोड़ा सा तो मतलब अच्छे से कहेंगे। देखिए आप लोग, हम हैं यहाँ पर उपस्थित। पॉल्यूशन कॉजेस बाय गैसेस, हार्मफुल गैसेस इन एयर। Yes, I can say that. Yes, I can say that. चलिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। आपको पता है लिथोस्फेयर के बारे में? आपको पता है लिथोस्फेयर के बारे में? क्या होती है लिथोस्फेयर? मैंने कहा इनसाइड अर्थ, जनरली वी कंसीडर एज इनसाइड अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, इनसाइड अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ। एक होती है आपके पास हाइड्रोस्फेयर, सुना होगा आपने इसके बारे में। एक होती है आपके पास हाइड्रोस्फेयर, दैट इज वाटर कंटेनिंग जोन, वाटर जोन ऑन अर्थ। जिस जोन में आपका पानी मिलता है अर्थ पे, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। एक होता है आपका एटमॉस्फेयर, एक होता है आप लोगों का एटमॉस्फेयर। तो मैं कहना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस पोर्शन में आपकी एयर आती है उस पोर्शन को आप लोग नाम देते हैं एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा ज्योग्राफी लेकर आ रहा हूं। और जहां पर द जोन वेयर दीज 3 मीट्स, द जोन वेयर these 3 spheres, जहां पर ये 3 स्फेयर मिलते हैं, उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको आप लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? जहां पर ये 3 स्फेयर मिलते हैं उसको आप लोग क्या नाम देते हैं? बायोस्फेयर।
और आपको एक छोटी सी चीज आपकी ज्योग्राफी से पता होनी चाहिए, अंकित अवस्थी सर पढ़ा रहे हैं ना, कि बायोस्फीयर जो होता है ये एक्चुअली में लेडीज एंड जेंटलमैन लाइफ सेविंग होता है, मतलब लाइफ जो है आपकी पॉसिबल होती है बायोस्फीयर के अंदर ही। तो मैंने कहा लाइफ पॉसिबल इन इट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कहना चाहता हूं कि one or two components, one or more constituents that causes the high concentration of affecting the quality of the air that is known to be as the air pollution. समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने कहा one or more contaminants that causes contamination of the biosphere. कंटामिनेशन, भाई एयर पॉल्यूशन सिर्फ एयर से रिलेटेड नहीं होता। अगर आप लोगों की जमीन में भी गंदगी है तो जमीन आपके एयर पॉल्यूशन को कॉज कर देगा। क्यों सर? अगर आप जमीन में इंसिनरेशन कॉज करते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। जमीन में लैंड सैनिटरी फिलिंग एयर पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। मैंने कहा जमीन के अंदर अगर बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं तो हमारे अर्थक्वेक आ सकती है, जमीन फट सकती है, तो एयर पॉल्यूशन कॉज हो सकता है। तो किसी भी कारण से, पानी गंदा है तो एयर पॉल्यूशन कॉज हो सकता है, तो किसी भी कारण से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने कहा जब बायोस्फीयर गंदी होती है तो भी एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। दैट कॉजेज कंटामिनेशन ऑफ बायोस्फीयर, दैट कॉजेज कंटामिनेशन ऑफ बायोस्फीयर कॉजेज एयर पॉल्यूशन। समझ में आया हो तो थम्स अप करेंगे जल्दी से। ये आप लोगों का एयर पॉल्यूशन कर सकता है। आगे की मैं बात करना चाहूं यहां से, तो मेरे प्यारे दोस्तों समझकर चलिएगा कि आप लोगों के दो तरह के एयर, मतलब द सब्सटेंसेस या फिर कंटामिनेंट्स। द कंटामिनेंट्स जो होते हैं आप लोगों के, उन कंटामिनेंट्स को दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, द कंटामिनेंट्स दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, उनको आप क्या नाम देते हैं? यहाँ पर मैं उनको नाम देता हूं पॉल्यूटेंट्स। मैं उनको नाम देता हूं पॉल्यूटेंट्स का। आगे मेरी बात को समझिएगा। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, एक होता है आप लोगों का सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो जरा इनको भी क्लियर करना। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? आई एम कंटिन्यूइंग ऑन द अनदर टॉपिक that is known to be as the primary air pollutant. What do you mean by this primary air pollutant? Primary air pollutant means that pollutants which directly affect the environment. मैंने कहा that pollutant which directly affect the air quality, जो कि आपकी एयर क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, which directly affect the air quality. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात को समझना। जैसे मैंने कहा आपके पास आ रही है सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने कहा आपके पास सल्फर ऑक्साइड्स आ रही है। दूसरा मैंने कहा आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रही है। तीसरा मैंने कहा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है। ये सारी की सारी चीजें जो आपके एनवायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है वो पॉल्यूटेंट कहलाता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। गॉट इट? आगे की तरफ मैं बात करूं तो इन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। कौन कौन से? ये 4 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट 4 तरीके के होते हैं। ये आप लोगों से पूछा गया है बहुत बारी एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपके 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपके पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दूसरा आपके पास होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा आपके पास होता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज नोन टू बी एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट तो होता क्या है, मैं आपको वैसे ही समझाता हूं कि जब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट देते हैं। वो नया प्रोडक्ट एक्चुअली में प्यारे दोस्तों आपका बनता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो मैं कहना चाहूंगा व्हेन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट रिएक्ट एंड फॉर्म, व्हेन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट react and form new product that causes air pollution, that can cause air pollution, जो कि एयर पोल्यूशन कर सकता है,
उसको आप लोग कहते हो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, इज नोन टू बी एज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। गॉट इट? ये नोट्स में सब लिखा हुआ है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो जैसे कि आप कह सकते हैं परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। पैन के बारे में आपने सुना होगा बचपन में, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी एयर पॉल्यूशन के टाइम पे लिखा आता है पैन। आगे मेरे पास आती है ओजोन, इसके बाद मेरे पास आता है एरोसोल्स, ठीक है। उसके बाद एरोसोल्स क्या होते हैं? एक तरह के सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। आपने सुना होगा PM10, PM2.5, यही सब ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ सल्फर के बारे में जानना। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर की मैं बात करना चाहूँ तो बहुत सारे तरीके की आती है, जनरली नोटेड विद द हेल्प ऑफ XOX। SO2 भी आता है, SO3 भी आता है, SO4 भी आता है 2- के साथ। तो ये बहुत सारी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होती है, ठीक है, जो आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे तरीके से नुकसान कर सकती है। नाउ आई विल से दैट कि ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर का पहला पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा इरिटेंट गैस है, यानी इरिटेटिंग गैस है। ये गैस आपको इरिटेटिंग नेचर दे देती है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को ये रेस्पिरेटरी भी कॉज कर सकता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, अस्थमा आ जाता है ना, हाँ। उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इसका सोर्स क्या होता है, ये कहाँ से निकल कर आता है? केमिकल रिफाइनरीज से आता है, केमिकल रिफाइनरीज से जनरली ये निकल कर आता है। मैं कहना चाहूंगा पावर प्लांट से भी निकल कर आता है, केमिकल फैक्ट्रीज से निकल कर आता है, एटसेट्रा। गॉट इट? आगे की अगर मैं बात करना चाहूँ तो भैया इसका इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आती है, इरिटेटिंग गैस आती है, उसके बाद आती है लिमिट कितनी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की इसकी लिमिट रहेगी। ये एज इट इज याद रखना है, ज्यादा नहीं लिखवा रहा, बस मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसके लिए और कुछ इतना बायो नहीं पढ़ना अपने को। दूसरी चीज आती है आपके पास, दैट इज नोन टू बी एज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बस ये मेन चीजें आप लोगों को याद रखनी है जो कि काम रहेंगी आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि ये निकलता कहां से है भैया? ऑटोमोबाइल कंबस्टन, आपके वहीकुलर कंबस्टन में सबसे ज्यादा ये निकलता है। तो ऑटोमोबाइल कंबस्टन से आप लोगों का ये निकलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी ज्यादा मतलब काम का है, पूछा जाता है जनरली, ठीक है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस से भी निकलता है। आगे की मैं बात करना चाहूँ इसका इम्पैक्ट क्या है? नाइट्रोजन का एक ही इम्पैक्ट होता है कि आप लोगों को अस्थमा बहुत जल्दी कॉज करता है। तो मैं कहना चाहूंगा एक तो नोज प्रॉब्लम आ जाती है, लंग प्रॉब्लम आ जाती है, अस्थमा रेस्पिरेटरी में आ गया ना लंग प्रॉब्लम, तो मैंने कहा लंग एंड नोज प्रॉब्लम जनरली ये कॉज करता है। आगे की तरफ मैं बात बताना चाहूँ तो लिमिट कितनी है वो भी आप लोगों को याद रखना है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की लिमिट रहती है। तीसरा इसके बाद मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक होता है आपके पास वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक तादाद मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है कि डायरेक्टली अफेक्ट द हीमोग्लोबिन। मैंने क्या कहा कि CO डायरेक्टली रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन, डायरेक्टली रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन, ये डायरेक्टली मेरे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है एंड डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। और जब ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है तो इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ, इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। सो ये इंसान को मार भी सकता है, ठीक है। आगे की मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे आप लोग इसको सोर्स कहाँ से निकलता है? वहीकुलर कंबस्टन। भाई आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड वहीकुलर कंबस्टन से निकलता है, जितना बर्दाश्त कर सकते हो एटमॉस्फेयर में निकल रहा है। आगे की तरफ मैं कहना चाहूँ प्यारे दोस्तों इनकम्प्लीट बर्निंग से भी निकलता है। आपको पता होगा कंप्लीट बर्निंग कॉजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनकम्प्लीट कंबस्टन कॉजेज कार्बन मोनोऑक्साइड। बचपन में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। आगे मैं कहना चाहूँ इसकी लिमिट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मान के चलना कि 0, अगर ये जरा सी भी प्रेजेंट हुई तो मार देगी, मतलब हेडेक कर देगी, इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम सब कर देती है। इफेक्ट अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ तो लिख लो, इट कैन कॉज हेडेक, इट कैन कॉज हेडेक, इट कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम ऑल्सो,
इट कैन कॉज आईज इरिटेशन। आईज इरिटेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है। कई बार देखा होगा आपके घर में हवन होता है या कोई पूजा होती है तो जनरली आईज में इरिटेशन होता है, या कहीं पे आग लगी होती है तो आईज में इरिटेशन होता है। दैट इज ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए अब मेरी बात आती है चौथा, दैट इज नोन टू बी एज हाइड्रोकार्बन्स। वो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? मुझे पता है भाई, मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी हाइड्रोकार्बन। सबको पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है आप लोगों का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जल्दी से मुझे बताएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन tell me what is aliphatic hydrocarbon? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया? सेटिस्फेक्शन, सिंगल बॉन्ड। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैंने कहा यहाँ से सी ऐसे जुड़ा है, तो जो चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको कहते हैं एलिफेटिक। और जो रिंग के केस में होता है, लाइक आई एम सेइंग दैट इट इज द बेंजीन, हमेशा एक ही स्ट्रक्चर बोलता हूँ मैं क्योंकि मुझे यही सबसे ज्यादा याद आता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये है। और आपको ये भी पता है कि हैजार्डस कौन ज्यादा है? हैजार्डस कौन ज्यादा है दोनों में से? दोनों में से हैजार्डस कौन ज्यादा है? एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक? जल्दी बताएंगे हैजार्डस कौन ज्यादा है दोनों में से? एरोमेटिक। ठीक है, तो मैंने कहा एरोमेटिक आप लोगों का ज्यादा हैजार्डस होता है एलिफेटिक के कंपैरिजन में। तो आप लोग क्या कहते हैं कि एरोमेटिक आपकी होना ही नहीं चाहिए। भाई जनरली कहां से निकलता है हाइड्रोकार्बन? तो ऑयल रिफाइनरीज। एक ही बात याद रखना, ऑयल रिफाइनरीज से जनरली ये निकलता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, आपका फ्यूल जलेगा उससे भी जनरली निकल कर आता है। अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करना चाहूँ तो इट कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम। ये स्किन प्रॉब्लम कॉज कर देता है, लंग्स प्रॉब्लम कॉज कर देता है। देखो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कभी किसी पेशेंट के अस्थमा की प्रॉब्लम हो या उसको सांस लेने में दिक्कत होती हो तो उसको कहते हैं कि फ्राई करी हुई चीजों के पास या कभी भी किसी चीज को फ्राई करने नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं और वो आपके लंग्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो जिसके अस्थमा है वो मर सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसको, तो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है ना, समझ आ रहे ना भाई साहब? जरूरी है। तो मैंने कहा यहाँ से कि आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है। आगे मैंने कहा प्यारे दोस्तों स्किन प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम वैसे बहुत है। आगे अगर मैं कहना चाहूँ लिमिट, तो लिमिट की बात आप लोग याद रखना कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एलिफेटिक वन, इफ यू आर टॉकिंग if you are talking about the aliphatic hydrocarbon, then it should be 600 microgram per meter cube. And if you are talking about the aromatic hydrocarbon, जल्दी बताएंगे कितना? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन याद होना चाहिए कितना? जल्दी बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितना? शुड बी जीरो। ये होना ही नहीं चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो समझ लेना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको। ठीक है, इट शुड बी जीरो। गॉट इट? चले अब मेरे पास अगला आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज नोन टू बी एज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अगला मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट पे एरोसोल्स। नाउ व्हाट आर द एरोसोल्स? Aerosols are defined as suspended particulate matters. अभी तुम्हें नाम समझ में आ रहा है। Suspended particulate matters का मतलब क्या है? जो आपकी हवा में ही रहते हैं, सेटल नहीं होते। जैसे मैंने कहा धुंध है, धुंध या धुआं या डस्ट वो सेटल नहीं होती, वो हवा में रहती है, तो वो एरोसोल का काम कर रही है। समझ में आ रहा है एरोसोल क्या होता है? जो धुआं है, धुआं का पार्टिकल हवा में रहता है, सेटल नहीं होता। वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हवा में सस्पेंड रहते हैं, that is known to be as the aerosols. Aerosols तीन टाइप के होते हैं। Aerosols are of तीन टाइप, लिख लो। Aerosols आपके जनरली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं यहाँ पर, पहला होता है डस्ट।
तो डस्ट का पार्टिकल का साइज कितना याद रखना, डस्ट का साइज कितना होता है 10 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच, याद रखिए 10 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच का साइज रहता है। आगे दूसरा मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज द स्मोक। स्मोक का साइज क्या रहता है यहाँ पर 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच का रहता है। तीसरा मेरे पास आता है दैट इज नोन टू बी एज मिस्ट। मिस्ट का कितना साइज रहता है ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1 से 10 माइक्रोन तक का साइज होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। अभी मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज आप लोग याद रखना, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ, अगर आपकी हवा के अंदर ज्यादा सारे एरोसोल्स प्रेजेंट हैं तो आप लोग देखेंगे कई बार आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ धुएं के टाइम पर मिस्ट क्या है, ये एक बार आप गूगल देखना, गूगल पे सर्च करना, पिक्चर देखना, कुछ पढ़ना मत, पिक्चर देखना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, पिक्चर देखना गूगल पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता होगी कि क्या होता है कि कई बार आप लोगों का जब बहुत सारे पार्टिकल्स हवा में रहते हैं तो क्या होता है वहां पर आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। जब विजिबिलिटी कम होती है सो आई कैन से दैट कि आप लोगों का टोटल एग्जांपल के तौर पर स्मोक कह सकता हूँ, स्मोक ज्यादा रहता है तो मैंने कहा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मोक और मिस्ट में क्या फर्क है, पार्टिकल्स अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोसोल्स इन हाई क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी में अगर आप लोगों का एरोसोल्स ज्यादा होता है तो मैं कहना चाहूंगा विजिबिलिटी कम हो जाती है, visibility will be going to decrease, and when the visibility will be going to decrease then I can say that वहां पर ये एग्जांपल के तौर पर क्या लिखना चाहूंगा, धुंध, स्मोक। और जब आप लोग एक चीज को याद रखेंगे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि स्मोक और फॉग जब आपस में मिलता है, स्मोक और फॉग जब आपस में मिलता है तो आप लोग वहां पर कहते हो कि आप लोगों का स्मॉग बनता है। स्मॉग और मिस्ट में क्या फर्क है, सिर्फ पार्टिकल साइज का फर्क है, सिर्फ पार्टिकल साइज का फर्क है। स्मोक और मिस्ट में पार्टिकल साइज का फर्क है, नथिंग है, ठीक है, देखने में एक जैसा ही लगेगा। क्लियर है। चल आगे की तरफ मेरी बात आती है कि आप लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात करो तो जनरली 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको लिखना चाहता हूं यहाँ पर, एक आपने सुना होगा PM10। PM10 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर। PM10 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर हैविंग साइज लेस देन 10 माइक्रोन्स, पार्टिकुलेट मैटर हैविंग साइज लेस देन 10 माइक्रोन्स, जिनका साइज 10 माइक्रोन से कम होता है उनको आप लोग कहते हो PM10। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं PM10 आप लोगों की, इतने भी छोटे नहीं है कि ये मेरे लंग्स तक जा सके, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा इट कॉजेज इरिटेशन एंड थ्रॉट प्रॉब्लम, ये आप लोगों की इरिटेशन और थ्रॉट प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। अब आपको एक चीज तो पता है, अगर पार्टिकल छोटा हो जाए तो आपके लंग्स तक जा सकता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि धुंध के टाइम पर आपको एक्सरसाइज करने पार्क में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके लंग्स में जा सकते हैं। एक्सरसाइज करते टाइम सांस तेज लेते हैं ना आप, लंग्स में जा सकते हैं, जब वो लंग्स में जाएंगे तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं छोटा पार्टिकल बहुत नुकसानदायक होता है। तो मैंने कहा कि ये बड़ा है थोड़ा सा, ये लंग्स तक नहीं जा सकता। तो अभी मेरी बात आती है इसकी लिमिट कितनी है एक्सेप्टेबल, इसकी लिमिट है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, आगे की तरफ मैं बात करना चाहूँ दैट इज नोन टू बी एज PM2.5। आपको पता लग चुका, पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होगा, पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से कम होगा वो PM2.5 कहेगा। अब सर ये तो छोटा है, ये लंग्स में जा सकता है, लेकिन से दैट कि इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट कैन गो टू द लंग्स एंड कॉज लंग प्रॉब्लम, आप लोगों को लंग डिजीज कॉज कर सकता है। आगे की मैं बात करना चाहूँ तो इसकी लिमिट कितनी होती है, इसकी लिमिट होती है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट करके लिख लो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलेट मैटर पता कैसे लगाई जाती है। ऑल पर्टिकुलेट मैटर कैन बी डिटरमिन या एलिमिनेटेड, कुछ भी कह लो, कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ, अगर आप लोगों को याद हो तो जल्दी से बताइएगा,
अगर आप लोगों को याद हो तो जल्दी से बताइएगा, ये बता चुका हूं पहले मैं। आयनिक प्रेसिपिटेटर, ये पहले हम लोगों ने बताया था। आयनिक प्रेसिपिटेटर से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं और इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत महंगी डिवाइस है, इसलिए हम एयर पॉल्यूशन के टाइम पे इनको यूज नहीं करते, जगह जगह नहीं सेटअप कर सकते। गॉट इट? चलिए कुछ नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों के काम आने वाली है। पहला पॉइंट आपका आता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, प्राइमरी पॉल्यूटेंट mixes with rainwater and can pollute surface water also, and called pollute surface water also। आपका ये रेन वाटर के साथ मिलकर सरफेस वाटर को भी पॉल्यूट कर सकता है, इसमें समझाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं लग रही, तुम समझ सकते हो। मेजर चीज आती है, अगर आपके पीएच की वैल्यू, मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोगों के पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो उस वाटर को, या फिर आप क्या कहते हो, जो रेनिंग हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी एज एसिड रेन। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए आता है, एसिड रेन क्या कर सकता है भाई, मेरे को जल्दी से आप लोग बताएंगे। एसिड रेन क्या कर सकता है, पहले ये, फिर तीसरा पॉइंट लिखवाऊंगा। एसिड रेन क्या कर सकता है? किसी का कमेंट नहीं आ रहा। क्रॉप इफेक्ट्स, ऑब्वियसली क्रॉप इफेक्ट्स। एसिड रेन आपके फर्टिलाइजेशन को और क्रॉप को खत्म कर सकती है। आगे मेरी बात बताना चाहूंगा, एक्वेटिक एनिमल्स, हाँ बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। आगे मेरी बात बताना चाहूंगा, पीएच ऑफ क्लियर रेन कितना होता है, जो आपकी क्लियर रेन होती है उसका पीएच कितना होता है, अगर आप लोगों को याद हो भाई 6.5 से ज्यादा, जनरली 6.5 से 14 के बीच कुछ भी ले लो तो चले। क्लियर रेन के पीएच इतनी रख दो, कोई नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर होनी चाहिए। आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, तुम्हें एक चीज तो पता है कि विद इंक्रीज इन हाइट इन एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे आप अपनी एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहोगे आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा। ऑब्वियसली पहाड़ों का टेम्परेचर कम होता है, नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ टेम्परेचर कम होता रहता है, इस चीज को समझना। With increase in height in the atmosphere, temperature will be going to decrease। और इस छोटी सी डेफिनेशन को आप लोग नाम देते हैं लैप्स रेट, यानी द रेट एट विच द ग्रेडियंट, या फिर मैं कहना चाहूंगा द रेट एट विच दिस टेम्परेचर, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है, दिस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द हाइट। ये किस रेट के साथ आप लोगों का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, उसको आप लोग कहते हो लैप्स रेट। और लैप्स रेट दो तरीके का होता है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड लैप्स रेट, एक होता है आप लोगों का स्टैंडर्ड लैप्स रेट जो कि स्टैंडर्डाइज्ड टर्म में रखा गया है, एक होता है आप लोगों का एक्चुअल लैप्स रेट। इस चीज को समझिएगा भाई साहब, जरूरी है। एक होता है आपके पास एक्चुअल लैप्स रेट। जो स्टैंडर्ड लैप्स रेट होता है इसको आप एक और नाम से भी जानते हैं प्यारे दोस्तों, दैट इज नोन टू बी एज द एडियाबैटिक लैप्स रेट। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एडियाबैटिक लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट यानी ALR, इस नाम से भी जानते हैं। और जो एक्चुअल होता है मेरे पास, एक्चुअल जो रेट आ रहा है, दैट इज नोन टू बी एज एनवायरमेंट लैप्स रेट, दैट इज नोन टू बी एज एनवायरमेंट लैप्स रेट, यानी इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ELR। गॉट इट? तो ये ELR और ALR के बीच का डिफरेंस क्या होता है उसको समझना। ELR और ALR की मैं बात करना चाहूँ, पहले तो एक नोट करके लिख लो, जरूरी है कि अगर आप लोग ड्राई कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग ड्राई कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ड्राई ALR कितना होता है, दैट इज 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और अगर आप लोग वेट कंडीशन की बात करते हैं, वेट मौसम्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो वेट मौसम के केस में ये कितना होता है, 6.2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, अभी बात को क्लियर करना है यहाँ से। आई एम सेइंग दैट कुछ कंडीशंस आती है। पहली कंडीशन आपको कहती है कि अगर आप लोगों का ELR, अगर आपका एक्चुअल टर्म
भाई ELR मतलब क्या था, एक्चुअल था। मेरी बात को समझना, लर्न कैसे करना है। यहाँ पर क्या है, ए से एडियाबैटिक है, ए से एक्चुअल है, लेकिन दोनों ऑपोजिट है। यहाँ ऑपोजिट है, एक्चुअल के साथ एडियाबैटिक नहीं आएगा, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक्चुअल के साथ दूसरे वाला आ रहा है ई, और फर्दर एस के साथ ए आ रहा है। ऐसा कर सकते हैं आप, ए से लेकर फर्दर ABCDEFGH IJKLMNOP चल रहा है, ई आ रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, और फिर घूमकर फिर रोटेट करके दोबारा से ई आ रहा है। ठीक है, आई एम सेइंग दैट ए के साथ ई लग रहा है, एस के साथ ए लग रहा है। ऐसा याद कर सकते हैं आप लोग, ए के साथ ई लग रहा है, एस के साथ फर्दर से ई लगेगा। सॉरी, ए कहां से आ गया, घूम के आ रहा है ना। एस के ए के साथ, एक्चुअल के साथ, एक्चुअल के साथ एनवायरमेंट लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और स्टैंडर्ड के साथ फर्दर क्या लग रहा है, एडियाबैटिक लग रहा है। तो ए के साथ ई और एस के साथ ए, ऐसे घूम के आ रहा है। ये चीज आप ऐसे याद रखेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आता है आपका एक्चुअल, तो आप कहोगे कि आपका जो एनवायरमेंट है दैट इज द अनस्टेबल एनवायरमेंट। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर आप लोगों का ELR आपके ALR से ज्यादा आता है तो आप कहते हैं स्टेबल एनवायरमेंट है। अगर आप लोगों का ELR ALR के इक्वल आता है तो आप कहते हैं वहां पर न्यूट्रल एनवायरमेंट है। ठीक है, अब ये है क्या, ये चीज आप लोग समझ कर चलिएगा, इंपॉर्टेंट बात। नाउ ये न्यूट्रल एनवायरमेंट है, स्टेबल एनवायरमेंट और अनस्टेबल एनवायरमेंट आपको बताता क्या है? ये आपको बताता है कि जब भी आपकी चिमनी से धुआं निकलेगा, जब भी आपकी चिमनी से धुआं निकलता है, मेरी बात को समझकर चलिएगा। मैंने कहा ये आप लोगों की एक चिमनी है, और ये चिमनी से अगर धुआं निकलता है तो धुआं अगर सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, धुआं अगर सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, तो प्यारे दोस्तों धुआं कहां पर जाता है? आपको अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, मैं बहुत डीप में आना नहीं चाहता, बट हल्का सा रीजन बताता हूँ जो किताबों में नहीं मिलेगा। धुआं क्या है? गर्म है। गर्म का मतलब क्या है? इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी इन इट। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि भैया गर्म से ठंडे की तरफ धुआं चल रहा है, ऊपर जाते जा रहे हो, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ऊपर जाते जा रहे हो, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अगर एनवायरमेंट में बैलेंसिंग चल रही है, मतलब टेम्परेचर का जो कम होने का रेट है वो स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच कर रहा है, स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब न्यूट्रल कंडीशन पे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है धुआं अपने रास्ते पर चलता रहेगा। धुआं अपने रास्ते पर चलता रहेगा, कहने का मतलब क्या है कि इट इज द केस ऑफ न्यूट्रल। और मैं इसको क्या कहता हूं, ये जो ये निकलती है ना धुएं की लपटें, धुएं की लपटें निकलती हैं, इसको बोला जाता है प्लूम। प्लूम, तो ये कौन सी प्लूम है? ये है न्यूट्रल प्लूम। और ये कौन से वाला दिखा रहा है केस? ELR इज इक्वल टू ALR। व्हाट इट? अभी मैंने कहा, अभी आपकी एक चिमनी है और ये चिमनी से धुआं निकल रहा है, बट आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पर आप लोगों का अनस्टेबल आ रहा है, यानी ELR जो है वो ALR से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप प्रैक्टिकली सोचकर देखिएगा कि आपका एक्चुअल रेट जो है वो कम आ रहा है एडियाबैटिक स्टैंडर्ड से। एक्चुअल कम है, स्टैंडर्ड ज्यादा है, यानी आपका जो डिक्रीमेंट है वो कम हो रहा है, आपका डिक्रीमेंट कम हो रहा है। टेम्परेचर का डिक्रीमेंट कम होने का मतलब क्या है? धुएं को टेम्परेचर ऊपर नहीं मिल रहा। जो टेम्परेचर यहाँ पे T था, थोड़ी ऊपर जाऊंगा तो भी T होगा, थोड़ी ऊपर जाऊंगा तो भी T होगा। क्यों? डिक्रीज नहीं हो रहा। ELR कम का मतलब क्या है? टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर डिक्रीमेंट कम है, तो भाई ऊपर नहीं जा पाएगा आपका धुआं। जब ऊपर नहीं जाएगा तो होता क्या है यहाँ पर कि इस तरीके का आप लोगों का ये प्लूम बनाता है, यानी धुआं आप लोगों के कुछ इस तरीके का ट्रेवल करता है, और इसको आप लोग कहते हो कॉनिंग प्लूम। इसको आप लोग क्या नाम देते हो? कॉनिंग प्लूम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। आगे मेरी बात को समझिएगा। जब तीसरी कंडीशन आती है कि आपका ELR ALR से ज्यादा है, यानी टेम्परेचर आप लोगों का प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी कम हो रहा है। जल्दी जल्दी कम होने का मतलब समझते हो आप लोग? टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा। जल्दी जल्दी समझने का मतलब समझते हो एकदम? एक तो होता है ग्रेजुअली चेंज, एक होता है जल्दी, यानी टर्बुलेंस क्राइटेरिया आ रहा है, लेमिनार कंडीशन नहीं रहेगी। Whenever there is the turbulence criteria, you can say that जो धुआं है आप लोगों का वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, आगे ऊपर जा रहा है लेकिन रोटेशन करता हुआ जा रहा है, फैलता जा रहा है, और यहाँ पे ये रोटेशन करता हुआ जा रहा है। इसी रोटेशन की वजह से हम कहते हैं कि ये लूपिंग प्लूम आता है, मतलब टर्बुलेंस के कारण ये रोटेशन करता हुआ जा रहा है।
दैट इज नोन टू बी एज द लूपिंग फ्लूइड। ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई साहब? बहुत जरूरी चीज है, काम में लेनी है आपको। ये रीजन किताबों में नहीं है, और ये रीजन आपको मेरे ख्याल में यूट्यूब पर, मेरे को तो आज तक किसी ने नहीं सिखाया। पहली बार ही मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाई है, आज से पहले यूट्यूब पर मैंने नहीं पढ़ाई एनवायरनमेंट, और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग गौर करवाइएगा, ठीक है? चलो, अब मैं आप लोगों को नॉइज पोल्यूशन पढ़ाऊं कि आज, या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं? नेक्स्ट क्लास में अरेंज करूंगा, एक क्वेश्चन की क्लास मुझे करानी है, नेक्स्ट क्लास मुझे अरेंज करनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मुझे अरेंज करनी है। अब ये बताओ कि मैं आप लोगों को इस क्लास में पढ़ाऊं या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूं? नॉइज पोल्यूशन 10-15 मिनट का है, बच्चों वाला है, नहीं भी पढ़ाऊंगा तो कर लोगे, एक न्यूमेरिकल करा दूंगा तो अच्छा रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट क्लास में कराना चाहिए, क्योंकि आज नॉइज पोल्यूशन का न्यूमेरिकल नहीं है मेरे पास, तो नेक्स्ट क्लास भी रखता हूँ, 1 घंटे के आसपास की क्लास रखूंगा मैं नेक्स्ट, उसमें सारी तरह के न्यूमेरिकल कुछ करवा दूंगा, बेसिक से 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? और ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास कब होगी? मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास कब होगी। मैं बता देता हूँ आपको, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, 1-2 दिन में नेक्स्ट क्लास रखता हूँ, मंडे या ट्यूसडे को, आई विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप, बट अब प्लीज टेल मी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करना है। एनवायरनमेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा करना है जल्दी बताएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं सोच रहा हूँ सर्वे कर लूँ। सोम तो यार कितने टीचर करा रहे हैं भाई, तुम्हें पेपर की तैयारी करनी है ना, सोम तो बहुत टीचर करा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो विद द सर्वे, अकॉर्डिंग टू मी वी शुड गो विद द सर्वे, आई थिंक सो। सर्वे किसी ने नहीं पढ़ाई है यहाँ पर, मेरे अकॉर्डिंग सर्वे किसी ने नहीं पढ़ाई है, सर्वे के साथ हमें जाना चाहिए। सोम बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं यार, बहुत सर भी पढ़ा रहे हैं, और एक हर्ष सर है, मेरे पास आती है नोटिफिकेशन उनकी, वो भी पढ़ा रहे हैं। सर्वे किसी ने नहीं पढ़ाई, वी शुड गो विद द पेपर। अभी टाइम जितना है उसी के अकॉर्डिंग चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सर्वे ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, सो वी विल गो विद द सर्वे, गॉट इट? एंड आई वांट टू से वन थिंग टू यू, लाइव स्टूडेंट्स आर वेरी 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 लेस, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, बाद में बच्चे देख रहे हैं, बाद में बच्चे देखते हैं लेक्चर को, इवन बहुत बच्चे देखते हैं बाद में, लेकिन आई 2018 में देखा था ना कृष्णा, अभी तो नहीं है ना, अभी देख रहे योगेश, हेलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइव बच्चे बहुत कम है, बाद में बच्चे देख रहे हैं, बट आई वांट टू से वन थिंग टू यू कि जो भी मैं नेक्स्ट क्लास रखूंगा वो आपकी टोटल क्वेश्चन की क्लास रहेगी, so please try to be online in the live session so that we can clear many doubts as many as possible, क्योंकि अच्छा रहेगा हमारे लिए। और बस लाइव आने की कोशिश करो। टाइमिंग हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्लास टाइमिंग भी आप लोगों के अकॉर्डिंग अरेंज करी थी, मैंने तो 12 बजे रखी थी, तुम लोगों ने कहा था सर 3 बजे कर लो, तो मैंने 3 करवा दिया था। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइव आने में ज्यादा अच्छा रहता है, और लाइव ही बच्चों को इन्फॉर्म करो कि दे शुड बी लाइव इन द सेशन, ताकि अच्छा लगेगा पढ़ने में। बाद में देखो ना देखो वो, लेकिन लाइव में अच्छा लगता है, डाउट भी ज्यादा आते हैं, कंसेप्ट भी ज्यादा आते हैं, पूछने में भी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? तो टीसीएस रोहित, आपकी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, सॉइल के लेक्चर के डाउट आपके आ रहे हैं तो ग्रुप में आप पूछिए यार, ग्रुप में ऐड करेंगे। हाँ, आप 12 बजे नेक्स्ट क्लास सर्वे का नहीं, एक क्लास में अभी इसका रखूंगा, सर्वे हमारी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी, अभी नहीं हो सकती, अभी तो मैं एनवायरनमेंट पे ही फोकस करूंगा। और हाँ, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ स्पेशल क्लास पे, मतलब लाइव टेस्ट ला रहा हूँ, जो ओरिजिनली क्लासरूम के टेस्ट है गूगल के, वो तो चलेंगे, आज से या कल से आप लोगों के लिए डेली आएगा, ठीक है? हाँ, कराऊंगा तो सोम, कराऊंगा तो जरूर, बट अभी के लिए सर्वे करा रहा हूँ, क्योंकि सोम दूसरे टीचर करा रहे हैं, ठीक है? अभी जिस बच्चे को व्हाट्सएप में ऐड होना है, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर हम सारा है, तो हमें मैसेज कर देंगे, हम उनको व्हाट्सएप में ऐड कर लेंगे, जो हमारे पेड ग्रुप का व्हाट्सएप है, गॉट इट? सो नाउ थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, बाय। बच्चों को कहिएगा कि लाइव आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नेक्स्ट सेशन अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जाते जाते एक छोटी सी चीज समझ लो यार, जाना मत, एक छोटी सी चीज, एक टर्म आती है, अभी अभी दिमाग में आई है, एक टर्म आती है इन्वर्जन लैप्स रेट, एक टर्म आती है इन्वर्जन लैप्स रेट। नाउ व्हाट इज द इन्वर्जन लैप्स रेट? इन्वर्जन लैप्स रेट आता है कि whenever there is increment in the temperature, when there is increment in the temperature with height, जब हम ऊपर जाते हैं तो जनरली टेम्परेचर कम होता है, बट कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है,
इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर विद हाइट। तो हम क्या कहते हैं कि जब हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है उसको नाम दिया जाता है इन्वर्जन। उल्टा उल्टा लैप्स रेट हो गया ना, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है बस। तो इस केस में क्या होता है आप लोगों का, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपका प्लूम निकलता है, जो आप लोगों का प्लूम निकलता है, वो प्लूम एक्चुअली में नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह का जाने की कोशिश करता है। इसको आप नाम देते हो फैनिंग प्लूम, इसको आप नाम देते हो फैनिंग प्लूम। व्हाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड, व्हाई इट इज गोइंग डाउनवर्ड, क्योंकि जहां टेम्परेचर कम होगा वहां प्लूम जाएगा। फैनिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि पंखे की हवा नीचे आती है, पंखे की हवा नीचे आती है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फैनिंग प्लूम। इस तरीके से आप इसको याद रखने वाले।